हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, तो आज चलो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि भाई कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जब उसे एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि भाई कंडक्टर है क्या है। तो पहले हम लोग मटेरियल को जान लेते हैं। तो देखो, आपने जैसा सुना हुआ है कि आपके पास दो तरीके के मटेरियल होते हैं। एक मटेरियल ऐसे जिनमें से आपके चार्ज फ्लो करते हैं और एक मटेरियल ऐसे जिनसे चार्ज फ्लो नहीं करता है। तो जिनसे चार्ज फ्लो नहीं करता है उसका नाम दे दिया इंसुलेटर, और जिनसे चार्ज फ्लो करता है उन्हें दे दिया हम लोगों ने कंडक्टर। अब कंडक्टर के पास स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो कर जाता है? तो वो होता है इनके जो आउटर सेल होते हैं। जो अब देखो, बात को समझो, चलो मैं इसे डिटेल में आपको समझाता हूं कि देखो ये कोई कंडक्टर है। अब देखो, कंडक्टर हो गया भाई, ठीक है। अब कंडक्टर के बेसिक चीज को समझो कि कंडक्टर बना किससे है। तो कंडक्टर जो बना हुआ है वो एटम से बना हुआ है। अच्छा, क्या मैंने इतने दिखाए? इतने ही होंगे? नहीं, बहुत ज्यादा होंगे, इनफाइनाइट होंगे इसके पास। अब ये तो हो गया इसके पास भैया कि इतने एटम है इसके पास। अब चलो एक काम करते हैं, एटम को जूम आउट करते हैं। तो अगर मैं एटम को जूम आउट करूं तो देखो, एटम कुछ ऐसा होगा। उसके पास अंदर एक क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। और उस न्यूक्लियस के अंदर दो प्राणी होंगे, एक आपका न्यूट्रॉन होगा और एक आपका प्रोटॉन होगा। पहली क्लासेस में भी बात कर चुका हूं। उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके मोशन कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मोशन कर रहे होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखो, मैं तो आपको दिखाऊंगा कि ऑर्बिट एकदम से कैसा होगा, सर्कुलर होगा। मगर आप चाहें तो ऑर्बिट आपका ऐसा भी होता है। देखो, इस तरीके से भी ये मोशन कर रहे होते हैं। अब देखो, जो हमारा सबसे बाहर का है, जो हमारा सबसे बाहर का है, मतलब मैंने ये बाहर वाले ही एक्चुअली में लिए हैं। तो ये जो बाहर के हैं इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, ये आपका हो गया और ये हो गया। अब देखो, एक सेल ये है, एक सेल ये है, और भी बहुत सारे सेल हैं। तो जो बाहर वाला सेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए, बाउंड नहीं होते हैं। ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस सेल के पास होंगे, ये वाले जो ऑर्बिट के पास होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये बाउंड होंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स से तो देखो, इनका तो मोशन होगा नहीं। मोशन जो होगा वो इन इलेक्ट्रॉन्स का होगा जो आउटर सेल में होंगे। मैं पहले भी क्लासेस में बता चुका हूं कि जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके फ्री होते हैं मोशन करने के लिए, याद रहेगा। तो ये एक चीज है हमारी। अब देखो, अगर मैं यहां से आगे की बात करना चाहूं कि भाई आगे क्या बात कर सकते हैं हम लोग, तो देखो आगे की बात करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अब होगा क्या? देखो, एक्चुअली में क्या होता है कि आपने कोई यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया दूसरे एटम से, वो यहां आया, तो वो यहां के इलेक्ट्रॉन को उठा के आगे वाले के पास पहुंचा देगा, आगे वाला और आगे वाले के पास पहुंचा जाएगा। तो इस तरीके से जंपिंग होती रहती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब जब जंपिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो चार्ज हमारा मोशन में आ रहा है, तो हमें करंट मिलना स्टार्ट होगा। तो ये वही आपके आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आपके चार्ज को फ्लो होने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि भाई चार्ज बाउंड क्या है और आपका फ्री चार्ज क्या है, और वही फ्री चार्ज, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके मोशन कराएंगे, और ये आपकी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, याद रहेगी। अब हम लोग एक काम करते हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की बात कर लेते हैं। वो क्या है, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो कंडक्टर के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंसुलेटर के बारे में तो सबको पता है कि उसके पास बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भागेंगे नहीं कहीं। अब जब ये भागेंगे नहीं, इसको छोड़ के ही नहीं जाएंगे, तो मोशन नहीं होगा। मोशन नहीं होगा तो चार्ज नहीं क्रिएट होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, ये हमारा टॉपिक है। अब इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं वो मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट प्रॉपर्टी की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कह रही है उसकी बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो inside
अ कंडक्टर। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका इनसाइड अ कंडक्टर जीरो होगा, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो हम लोग एक केस कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि भाई हमारा कंडक्टर कैसा है, तो मैंने ले लिया कि भाई कंडक्टर ऐसा है। अब कंडक्टर ऐसा होगा तो देखो कंडक्टर के पास क्या होगा, बहुत सारे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। तो मैंने मान लिया कि भाई पॉजिटिव चार्ज ऐसे पड़ा हुआ है, कितने भी हो सकते हैं ना। और सिमिलरली तरीके से मैंने मान लिया भाई नेगेटिव चार्ज है। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से लगा पड़ा है इसके पास। कब लगा हुआ है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, व्हेन E इक्वल टू जीरो। कौन सा E जीरो है? एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड। जब एक्सटर्नल फील्ड आपका जीरो है तो कंडक्टर के जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स नहीं है एक्चुअली में, आयंस है, पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो पॉजिटिव आयंस आपके रैंडम डायरेक्शन में कहीं भी पड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड लगा दूं, तो देखो एक्सटर्नल फील्ड लगाया मैंने, E एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये अब जीरो नहीं है। अब क्या होगा? अब देखो होगा क्या कि आपके जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो इस साइड आ जाएंगे, और जो आपके पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो इस साइड आ जाएंगे। क्यों आ रहा है भाई? ये नहीं आ रहा है दिमाग में कि भाई क्यों आ रहा है ये? तो उसका आने का रीजन क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो मेरी बात को समझना कि जब एक्सटर्नल फील्ड लग जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड लगा है, मान लो हम लोगों को मान लेते हैं कि ऐसे है, ठीक है। तो इसका मतलब इस साइड में आपकी कौन होगी? पॉजिटिव प्लेट, इस साइड में नेगेटिव प्लेट। तो जो आपके पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल थे वो इधर जाना स्टार्ट करेंगे, और जो नेगेटिव पार्टिकल है वो इधर आना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही आपने फील्ड लगाया तुरंत ये काम होना स्टार्ट हो गया। अब ये काम होना स्टार्ट हुआ, अब जो बीच में देखो ये पड़े हुए हैं, ये वाले जो पार्टिकल्स अभी पड़े हुए हैं, ये इनका क्या होगा? अब इनकी अगर मैं बात करूं तो ये अभी भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, फोर्स लग रहा है इनके ऊपर, फोर्स लग रहा है, तो ये पार्टिकल इधर शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव पार्टिकल, और जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो इधर शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों जगह पे शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब आप इसे देखोगे, जब रेस्ट पोजीशन आ जाएगी, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी, तो उस समय पे क्या होगा? उस समय पे आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। जब हमारा E एक्सटर्नल इस केस में भी कितना है भाई? आपका नॉट जीरो, मतलब हमने अप्लाई कर रखा है। तो जब अप्लाई कर रखा है तो देखो होगा क्या कि आपके जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा, और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज आपका इस साइड में आ जाएगा, और बीच में आपका कंडक्टर कैसा हो जाएगा? आपका बीच में आपका बिल्कुल न्यूट्रल होगा। ऐसा नहीं पार्टिकल नहीं है, यहाँ पार्टिकल तो है मगर बीच में आपका कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। अब देखो इस बात को भी समझो कि अब यहां पे अगर इंटरनल फील्ड की मैं बात करूं, तो इंटरनल फील्ड की बात कर लेता हूं। अब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल होगा वो आपका यहां भी था, वो क्या करेगा? वो इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, और वो इंक्रीज करते करते किसके इक्वल हो जाएगा? वो E एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा। मतलब अब देखो अगर E इंटरनल की डायरेक्शन की बात करूं वो ये है, E एक्सटर्नल की डायरेक्शन की बात करूं तो वो आपकी ये है, E एक्सटर्नल, और आपका ये कौन है? E इंटरनल। और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई नेट कितना होगा, तो नेट E नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? E नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि भाई ये ऐसे कैसे हो रहा है। अब देखो फिर से मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, इस बात को फिर दोबारा से समझो एक तरीके से कि क्या है। एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन जहां चाहे वहां रहेगा, आयंस जहां चाहे वहां रहे, बेसिकली तो न्यूट्रल ही रहेगा पूरा। मगर जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो आपके जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे, और जो आपके नेगेटिव पार्टिकल है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट होंगे। तो शिफ्ट होने के बाद बीच में ये प्रोसेस चलती रहेगी, और इन दी एंड क्या होगा? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पहुंच जाएगी तो आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड चला जाएगा।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या इस प्रोसेस में टाइम लगेगा? तो यहां पे कोई भी टाइम नहीं लगने वाला है, जो है वही उसी टाइम में हो जाएगा। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया तुरंत ये काम हो जाएगा। मैंने समझाने के लिए ये काम यूज किया, ठीक है। बाकी तो क्या होगा कि ऐसे बढ़ा हुआ है तुरंत आपका ये हो जाएगा जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया। अब एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो इंटरनल, देखो इंटरनल क्यों, आपका ये दोनों इक्वल क्यों हुआ उस बात को समझो कि जब तक ये इक्वल नहीं होता है तो देखो हर पार्टिकल के पास फोर्स लगेगा, पार्टिकल फोर्स लगेगा तो पार्टिकल फोर्स की डायरेक्शन में मोशन करेगा। अब पार्टिकल मोशन करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो इधर शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे और नेगेटिव पार्टिकल इधर शिफ्ट होंगे। कब तक शिफ्ट होंगे? जब तक शिफ्ट होंगे जब तक एक्सटर्नल फील्ड के बराबर इंटरनल फील्ड क्रिएट ना हो जाए। और जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड इंटरनल फील्ड के इक्वल हो गया, अब फर्दर आपका मोशन होना बंद हो जाएगा। क्यों मोशन होना बंद हुआ? क्योंकि अब फोर्स लगाने वाला कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो उस पर फोर्स लगाए। तो जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो आपका पार्टिकल फर्दर मोशन करना बंद कर देगा। और पार्टिकल ने जैसे ही मोशन करना बंद कर दिया, अब ये जो कंडीशन होगी इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। मतलब अब आपके चार्ज रेस्ट पे आ गए। तो इसका मतलब क्या आया? अगर मैं इस प्रॉपर्टी को पूरी समराइज करूं तो इस प्रॉपर्टी से एक बात समझ में आ गई है कि हमारा नेट कितना होगा। नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0 होगा। 0 होने का रीजन क्या है कि जो एक्सटर्नल फील्ड होता है उसके बराबर इंटरनल फील्ड हो जाता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो नेट फील्ड कितना हो जाता है? 0। इसको अगर हम लोग चाहें तो एक और तरीके से सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। एक और तरीके से सॉल्यूशन अगर मैं करना चाहूं तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई यहां पे कहीं पे भी अगर हम लोग बताएं, देखो अच्छा एक बात को और समझ लो, ये नेगेटिव पार्टिकल मैंने यहाँ दिखा रखे हैं मगर ये एक्चुअली में ऑन द सरफेस होंगे। सिमिलरली ये पॉजिटिव पार्टिकल ऑन द सरफेस होंगे। तो अगर मैं इस केस में अगर आपका कोई गॉसियन सरफेस मान लूं, ऐसे मान ली, तो अगर अब मैं लगाऊं यहां पे अपना नॉर्मल फॉर्मूला, तो आपका फॉर्मूला क्या था कि भाई फाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई इक्वल्स टू कितना होता था? ई डॉट डेल्टा। तो अब अगर इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए, क्योंकि क्यू एनक्लोज जो गॉसियन सरफेस से हुआ है वो चार्ज कितना है? 0। अब वो चार्ज अगर आपका 0 है तो यहां पे जो वैल्यू आई वो 0 आई, तो E इंटू डेल्टा एच इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो E इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो ये इसका प्रूफ हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे प्रूफ बोला जाए कि एक्सप्लेन करिए, तो एक्सप्लेनेशन करने के लिए आप क्या करोगे? आप एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लोगे। अंदर गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली, उसमें नेट चार्ज आपका एनक्लोज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपने 0 वैल्यू पुट कर दी वहां पे। अब जब 0 वैल्यू यहाँ पे पुट हो चुकी है तो फ्लक्स का एक और फॉर्मूला था E इंटू डेल्टा एस, तो E डेल्टा एस इक्वल टू 0 हो गया, तो E इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक बढ़िया तरीके से। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलो अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अब देखो जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी बोल रही है वो क्या बोल रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये बोल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सेकंड प्रॉपर्टी हमसे ये बात बोल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो हमारा सरफेस होगी कंडक्टर की उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब इस प्रॉपर्टी को देखो आप बढ़िया तरीके से समझने के लिए क्या यूज कर सकते हो। अब मैंने यूज कर लिया कि भाई कोई कंडक्टर है ऐसे, ठीक है, ऐसे ही ले लिया। अच्छा कंडक्टर समझ में आ रहा है ना? कंडक्टर क्या है? कंडक्टर सारे मेटल्स अलॉय जितने भी हम लोगों ने बना रखे हैं वो सब है। तो हम लोगों ने कोई भी मेटल ले लिया, मान लो आपने कॉपर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, तो इस तरीके का सिनेरियो होगा उसमें। अब देखो वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मान लो ये कि चार्ज्ड है, ये कैसा है? चार्ज्ड। अब जब ये चार्ज होगा तो वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। अब हम एक काम कर लेते हैं, हम इसकी बात को नहीं मानते, हम बोल देते नहीं हम नहीं मान रहे, चलो हम लोगों ने नहीं मान रहे, ऐसे करके एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड भाई ऐसे है,
ऐसे मान लिया हम। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो अब देखो बातों को समझने के लिए समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या किया, दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिए। एक कंपोनेंट हो गया भाई इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एक हम लोगों ने ले लिया इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक आ गया आपका परपेंडिकुलर। मान लो अगर आपका ये एंगल थीटा था तो इस साइड में आ गया ई कॉस थीटा और इस साइड में आ गया ई साइन थीटा। दो कंपोनेंट हो गए ना। आप चाहो तो इसको सिंपली लिख सकते थे कि ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मान लिया कि भाई ऐसा है। अब एक बात को समझो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन का है, जो ऐसे लगा हुआ है, अब ये जो है ये किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा। अब जब चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा तो चार्ज पार्टिकल की प्रॉब्लम क्या होगी कि चार्ज पार्टिकल कहीं भी हो, मान लो यहाँ है, वैसे तो होता नहीं है अंदर, मगर समझने के लिए, केवल समझने के लिए, मान लो यहाँ थे पार्टिकल, अंदर नहीं होते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे उसकी भी। अब पार्टिकल मान लो यहाँ है, कहीं भी है, तो पहली बात तो वो कहां पहुंच जाएगा, वो मैक्सिमम इस जगह तक पहुंच सकता है। जो हमारा कंडक्टर की जो आपकी आउटर लेयर है, बिल्कुल लेयर है, सरफेस है, आउटर सरफेस है, उस तक पहुंच जाएगा। क्लियर है? अब जब ये उस तक पहुंच गया, उसके बाद आगे तो एयर है ना, तो एयर में तो ये जा नहीं सकता है क्योंकि एयर इंसुलेटर है। अब बात को समझो, तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसका तो काम क्या होगा कि भाई सारे के सारे इनको कहां लाके रख दे, सरफेस पर लाके रख दे। ये काम इसने कर दिया। अब अगली बात को समझो। अब अगला पार्ट आपका कौन है, पैरेलल वाला। अब पैरेलल वाला क्या करेगा, अब देखो ये आपका पैरेलल में फील्ड लग रहा है। अब पैरेलल में फील्ड लगेगा तो इस वाले चार्ज पार्टिकल को मोशन करना पड़ेगा इस साइड में। ये जो आपका चार्ज पार्टिकल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करेगा, जो पैरेलल कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन में मोशन करेगा। अब जब ये मोशन करेगा इसका मतलब चार्ज पार्टिकल आपका ऐसे करके घूमना स्टार्ट कर देगा भैया इसकी सरफेस के ऊपर। कहां मोशन करेगा, इसकी सरफेस के ऊपर। अब जब ये सरफेस के ऊपर मोशन करेगा तो प्रॉब्लम कहां आ जाएगी, प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि भाई सरफेस पे जब मोशन हो रहा है तो आपको एक करंट मिल रहा है जिसका नाम है सरफेस करंट। क्या नाम है, सरफेस करंट। अब सरफेस करंट हम लोगों को मिला, बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स there are no surface current। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्योंकि हम लोग जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सरफेस करंट नाम का कोई भी प्राणी नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने अजम्पशन लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट यहां होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, पैरेलल टू द सरफेस होगा, वो कंपोनेंट कितना होना चाहिए भैया, वो कंपोनेंट 0 होना चाहिए, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस साइड का कंपोनेंट 0 होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सारा का सारा कहां होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसका मतलब जो हम लोगों ने अजम्पशन लिया था कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, वो अजम्पशन हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो आपका प्रोड्यूस करेगा सरफेस करंट, और वो सरफेस करंट हमारा एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई है ना? तो ये हम लोगों ने यहां से नोट डाउन कर लिया होगा भाई सेकंड प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रही है। ठीक है, अब चलो हम लोग बढ़ते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूं मैं यहां। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है मेरी, थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड अ कंडक्टर चार्ज इज 0। मतलब जो भी चार्ज होगा वो इनसाइड में 0 होगा। ठीक है, और कहां रहेगा, द चार्ज विल एग्जिस्ट only on surface, the charge will reside only on the
सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये बोल रहा है कि भाई इनसाइड में तो आपका बिल्कुल जीरो होगा चार्ज, और चार्ज जो रहेगा, जो एक्सिस चार्ज होगा, वो चार्ज कहां रहेगा? ऑन द सरफेस। किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज कंडक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज कंडक्टर की। तो अगर चार्ज कंडक्टर होगा तो ऑलवेज वो कहां रहेगा? वो आपका सरफेस पे रहेगा। देखो, इसको समझने के लिए आप समझे कि भाई क्या कर रहा हूं मैंने क्या किया, मैंने फिर से ऐसे ले लिया, ठीक है। अब ये ले लिया मैंने। अब बोल रहा है कि भाई मैंने, मान लो कि इसको कोई चार्ज दिया, इसको क्या किया? कोई चार्ज दिया। मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है इसको। अब एक बात मुझे बताओ कि सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की? सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज है कि भाई चार्ज अगर लाइक चार्जेस है तो वो रिपेल करेंगे, ठीक है। अब ये रिपेल करेंगे तो ये कहां पहुंचेंगे भाई? ऐसे पहुंच गए, ठीक है, अंदर नहीं रहे। अच्छा, अगर नेगेटिव ले लेता तो नेगेटिव भी बाहर आ जाता, ठीक है। तो चार्ज अंदर नहीं रह सकता। अब आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते। चलो उसको भी केस को ले लेते हैं कि भाई एक आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव 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 और नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर आपने मजाक कर दी, 5 आपने पॉजिटिव लिए, 5 नेगेटिव लिए, न्यूट्रल आपने लिया है। तो भाई ये मजाक नहीं कर रहा हूं, चलो इसकी भी बात कर लूंगा, फिलहाल के लिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब देखो होगा क्या, अब पॉजिटिव नेगेटिव से क्या कर जाएगा? कंबाइन कर जाएगा, तभी अब अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव से क्या कर जाएगा? कंबाइन कर जाएगा। तो ये सारे कंबाइन करके न्यूट्रल हो जाएंगे। तो आपका एक तो बड़ी आपकी चार्ज ले रही। मान लो कि कोई एक्सिस में चार्ज होता, एक्सिस में मान लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज जब एक्सिस में होगा तो देखो ये तो आपके सारे के सारे क्या हो गए? एक दूसरे को नलीफाई कर दिया। इन सभी ने क्या किया? एक दूसरे को नलीफाई कर दिया। मतलब ये आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद नेट चार्ज आपका कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल 0 हो गया। अब जो एक्सिस में चार्ज बच गया वो फिर से क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब कोई भी केस ले लो आप न्यूट्रल का केस ले लो, तब तो कोई चार्ज होगा ही नहीं। आप पॉजिटिवली चार्ज ले लो और साथ में कुछ नेगेटिव ले लो, तो जो डोमिनेंट चार्ज होगा, मान लो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वही बचेगा। और वो बचेगा, वो इन दी एंड कहां चला जाएगा? सरफेस पे। आप फिर बोलोगे बहुत टाइम लगेगा क्या इसमें? बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल तुरंत होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, बिल्कुल इस इंस्टेंट पे होगी, ठीक है, हो जाएगा रहेगा। अब बात आती है सर इसे प्रूव करके दे दो। कई बार हमसे पूछ लिया था भाई प्रूव कर दो, प्रूव कर दो, प्रूव कर दो। चलो प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए देखो अभी हम लोग चीटिंग करेंगे थोड़ी। पहली वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, उस पहली वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या निकाला भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब इस बात को आप क्लियरली समझो ना कि बोर्ड में या कहीं भी आएगी तो एक बार में एक प्रॉपर्टी आएगी। अब आप क्या करो, अगर वो प्रॉपर्टी पूछी जाए तो वैसे सॉल्व कर दो कि भाई Q एनक्लोज इक्वल टू 0। अगर ये प्रॉपर्टी पूछी जाए तो आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 ले लो और हो गया आपका काम, ठीक है। बहुत इजी काम हो जाता है यहाँ से। तो देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भाई हमारा फॉर्मूला क्या थे। एक तो था फाई इक्वल टू Q एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस बार को प्रूव करना है ना कि एनक्लोज 0 होगा, तो हम लोग इससे कोई काम नहीं करेंगे। मगर दूसरा फॉर्मूला था फाई इक्वल टू E डॉट डेल्टा एस, बट E इक्वल टू 0। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब Q एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना? 0। तो Q एनक्लोज इक्वल टू कितना? कर लिया प्रूव, बड़ी इजीली सॉल्व कर लिया ना हम लोगों ने। तो यहाँ पे आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी बड़ा इजीली। मतलब दोनों जगह आपको क्या करना है? आपको गॉस लॉ लगाना है। गॉस लॉ लगा के इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 ले लो। पुरानी वाली प्रॉपर्टी में हम लोगों ने चार्ज को 0 ले लिया था। बहुत सिंपल सा काम, ठीक है, हो जाएगा रहेगा ना। तो ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे की प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ। अब देखो बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कर रही है? फोर्थ प्रॉपर्टी आपसे कह रही है कि कंडक्टर is an equipotential surface। जो कंडक्टर होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। मतलब इसको अगर अदर वर्ड में बोलना चाहो तो ये बोला जा सकता है कि पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर इज कांस्टेंट। अदर वर्ड्स में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? पोटेंशियल इनसाइड a conductor is constant।
and has the same value as on surface। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी, बोर्ड की, कंपटीशन की, सबकी फेवरेट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा फेवरेट प्रॉपर्टी, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। जब इसकी एप्लीकेशन ज्यादा है तो इसको देखो बड़ी ध्यान से समझना कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, किस तरीके से बात कर रहा हूं। हालांकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट को समझाऊंगा आपको, ठीक है, कि भाई ये कंसेप्ट को आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सही से कि इसकी क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या करना होता है, तो वो भी मैं आपको बना के दूंगा कोसेंट्रिक स्फीयर का केस लेके, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब कंडक्टर जो भी होगा उस पर जो भी पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल हर जगह पे सेम होगा। कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे, अंदर ले लो, बाहर ले लो, ऑन द सरफेस ले लो, कहीं भी ले लो, उसका पोटेंशियल सेम होगा, कांस्टेंट होगा। इसी चीज को मैंने यहां लिख दिया कि पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर इज कांस्टेंट एंड हैज द सेम वैल्यू एज ऑन द सरफेस। जो सरफेस पर उसकी वैल्यू होती है वही वैल्यू उसकी इनसाइड में होती है, ठीक है। अब इस बात को देखो प्रूव करने के लिए समझो कि प्रूव कैसे करेंगे। डायरेक्ट इसका प्रूफ है, क्योंकि इस पर हम लोगों को कोई चार्ज पार्टिकल तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सारी बात कर चुके हैं। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक कंडक्टर मान लिया भाई, ये हो गया भैया मेरा कंडक्टर। अब इस कंडक्टर के अंदर एक बात निकल के आई थी अभी कि E इक्वल टू क्या है, 0। E इक्वल टू क्या है भाई, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। अभी हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। Q इक्वल टू भी 0 होता है, मगर उसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है। अब देखो अगर E इक्वल टू 0 है तो फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट, भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट आपसे क्या कह रहा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट कह रहा था E इक्वल टू माइनस ऑफ dV अपॉन dr, बट E इज 0, E इज 0, तो यहां पर हो गया बट E इक्वल टू 0। अब E इक्वल टू अगर आपका 0 हो गया तो इस बात को समझे कि 0 इक्वल टू माइनस ऑफ dV अपॉन dr, तो माइनस dV इक्वल टू 0, तो dV इक्वल टू 0। अब dV क्या होता है, dV होता है चेंज इन पोटेंशियल, इक्वल टू कितना आया, 0। अब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब जब चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। यही हमारा प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। ये कहां से बात निकली हमारी, ये बात इस बात से निकली कि भाई हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है वो ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। तो E को केवल 0 रखा, हम लोगों ने वैल्यू निकाली, तो dV इक्वल टू कितना हो गया, 0। चेंज इन पोटेंशियल कितना है, 0। तो चेंज इन पोटेंशियल 0 है तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो भाई ये वाली बात हम लोगों ने यहां से निकाली। तो ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, याद रहेगी। अच्छा ऐसा नहीं है मैं आपको बार बार बोल रहा हूं फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, इसका मतलब कहीं ये नहीं है कि आपको इस तरीके से याद रखना है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या, नहीं। ये प्रॉपर्टीज मैंने नंबर दे रखे हैं, ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, नहीं, आपको एग्जैक्टली पूरा याद रखना है, ये वाली लाइन पूरी की पूरी, क्योंकि बोर्ड में या कॉम्पिटिशन में या कहीं भी कंसेप्चुअल बात करी जाएगी तो वहां पे ऐसे नहीं बोलेंगे आपको कि भाई फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, आपसे वहां बोलेगा कि भाई पोटेंशियल इज कांस्टेंट होता है, प्रूव करिए, ठीक है। तो आपको नंबर याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कैसी भी, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं, अगर ये बात आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई हो तो, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं मिलता हूं। अब देखो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, प्रॉपर्टी फिफ्थ बोल रही है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface of charged conductor is E equals to कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप।
ये बात बोल रही है हमसे कि भाई हमारा जो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करेगा जस्ट ऑन द सरफेस, उसकी वैल्यू ये हुआ करेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन कैप बता रहा है भाई परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, अब केवल हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो जब हमें ये प्रूव करना है तो हम लोग कैसे बात करें? अब देखो मैंने क्या किया, मैंने कोई कंडक्टर मान लिया ऐसे, मैंने क्या किया भाई, इसमें मान लेते हैं हम लोग कि एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते हैं भैया, ये हमारी गॉसियन सरफेस हो गई। ठीक है, मान लिया इसका एरिया जो है वो एरिया इक्वल टू कितना है? डेल्टा एस। ठीक है, और जो चार्ज डेंसिटी है, वैसे तो सारी की हम लोग कांस्टेंट लेनी पड़ेगी हमें, बट मैं यहां की मान लेता हूं कि यहां की जो मैंने चार्ज डेंसिटी ली है वो है सिग्मा, वो है सिग्मा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अजम्पशंस अपने ले लिए। अब देखो बात करता हूं मैं कि भाई कैसे होगा आपका। तो अब अगर हम लोग बात करें फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ, पाई इक्वल टू क्या होता है भाई आपका? पाई इक्वल टू होता है आपका क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्यू एनक्लोज को समझो, क्यू एनक्लोज का मतलब है कि इस जगह पे, ये वाली जो जगह है, इस जगह पे जितना भी चार्ज पार्टिकल है वो एनक्लोज हो गए। अब वो जो चार्ज पार्टिकल एनक्लोज हुए, तो जितना मैंने एरिया लिया है उतने एरिया के तो एनक्लोज हुए होंगे। तो अगर मैं डेंसिटी को, चार्ज डेंसिटी को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा काम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई, क्यू एनक्लोज को लिख दिया सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन। बट हमारे पास एक और फॉर्मूला है, बट फाई इक्वल टू क्या होता है भाई? ई इंटू डेल्टा एस भी होता है। अब फाई इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं भाई क्या होगा। अब देखो फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस होता है, तो ई लिख दिया, डेल्टा एस लिख दिया मैंने, और यहां से इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं ना। तो ये कितना हो गया? सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस से डेल्टा एस कट गया, ई की वैल्यू कितनी आई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो वैल्यू आ गई। सर एन कैप कैसे लगेंगे? बट फॉर कंडक्टर, बट फॉर कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular. So E vector equals to sigma upon epsilon naught n cap. आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, बड़ी इजीली समझ में आ गई होगी ये बात। ठीक है, हो गया क्लियर? हो जाएगा रहेगा ना? तो ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 5 भी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर ली कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, क्या वैल्यू होगी। ऑलवेज आपकी वैल्यू हुआ करेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो कहाँ हुआ करेगी? एन कैप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जब भी आपसे ये बात पूछी जाए तो ये होगा। ठीक है, हो जाया करेगा। चलो ठीक है। अच्छा एक बात, कई बार ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि जो हम लोगों ने गॉस लॉ के लिए एप्लीकेशन करी थी ना, उसमें हम लोगों ने प्लेन शीट ली थी, अब उस प्लेन शीट से जो हम लोगों ने निकाला था वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया। यहाँ पे आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बस आपको ये बात याद रखना है, वो जो प्लेट थी वो थिन थी, थिन की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। मगर जब आपकी प्लेट थिक होगी, कंडक्टर आपका थिक होगा, तो थिक होने के बाद ये वैल्यू आया करेगी। तो अगर उसने बोला कंडक्टर थिक है, तो आप लिखोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और वो बोल रहा है कि थिन पैरेलल प्लेट है, थिन प्लेट है, तो आपका क्या हो जाता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, क्योंकि उसके पास दो सरफेस होती है, यहाँ पे एक सरफेस ही बन पाएगी। ठीक है, हो जाया करेगा। चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 आपसे क्या कह रही है? प्रॉपर्टी नंबर आपसे 6 कह रही है कि भाई कैविटी की प्रॉपर्टी है ये आपकी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ कैविटी, और इसी का दूसरा नाम है हॉलो कंडक्टर इज 0। तो कैविटी आप लोग सब लोग जानते हो, आपने कई बार ऐड भी देखा होगा, सब कुछ देखा होगा कि कैविटी टेस्ट का बहुत बार आता रहता है। कैविटी का मतलब होता है किसी सॉलिड चीज के अंदर एक स्पेस का एम्प्टी होना, किसी सॉलिड स्पेस के अंदर किसी का अंदर आपका कुछ ना होना। जैसे आपने कोई बॉल ली,
बॉल के आपने बाहर से मटेरियल है मगर अंदर उसके मटेरियल नहीं है, तो अंदर जो बनके तैयार हुआ वो है कैविटी। तो उस कैविटी की बात करी जा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी और हॉलो कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, ये बात हम लोगों को बोली जा रही है। अब देखो कैविटी को देखो यहां समझाओ, हम लोग बोर्ड पर 2 डायमेंशन ही बना सकते हैं, 3 डायमेंशन नहीं बना सकते हैं। तो मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, ये सॉलिड सा है, आपने क्या किया, आयरन का कोई बॉल सी ले ली, पीस सा ले लिया, और उस आयरन की बॉल या पीस को अंदर से खोखला रखा। अब अंदर से खोखला रखा तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो होगा भाई, ये वो कैविटी है जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं। अब देखो अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड लगा दूंगा या कुछ भी करूंगा या इसे चार्ज करता हूं या कुछ और करता हूं, तो होगा क्या, होगा ये कि आपके जो नेगेटिव पार्टिकल है वो नेगेटिव पार्टिकल और पॉजिटिव पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो मान लो कि पॉजिटिव पार्टिकल आपके यहां आ गए, सिमिलरली आपके नेगेटिव पार्टिकल कहां होंगे भाई, नेगेटिव पार्टिकल आपके यहां आ चुके होंगे, ये आ गए। तो अब एक बात को समझो कि यहां पे फिर से अपना फील्ड बनके तैयार हो गया। अब फील्ड जब बनके तैयार हुआ, एक्सटर्नल फील्ड में आपने इनको रखा हुआ था, तो अब क्या हो रहा है उस बात को हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑलवेज क्या हो जाएगा कि जो एक्सटर्नल फील्ड होगा ई एक्सटर्नल इक्वल्स टू ई इंटरनल हो जाएगा फिर से, और फिर से क्या हो जाएगा ई नेट इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही पार्टिकल आपके क्या होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे तो कुछ पार्टिकल आपके यहां पहुंच गए, कुछ पार्टिकल आपके यहां पहुंच गए। तो मगर जब आप बात करोगे कि नेट कितना होगा, तो जो आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया है यहाँ पे इंटरनल फील्ड उसके फिर से इक्वल हो जाएगा और फिर से ई नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो आपका कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। आप चाहो तो इसे वो भी कर सकते हो, गॉस लॉ से भी प्रूव कर सकते हो। गॉस लॉ से कैसे प्रूव करोगे भाई, गॉस लॉ लगा देते। देखो हम लोगों ने क्या किया, ऐसे सरफेस मान ली, अब देखो सारा का सारा चार्ज कहां है भाई, इसके पास है, इसका तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ तो एयर है। अब यहां कुछ है नहीं है तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, बट क्यू एनक्लोज की वैल्यू कितनी, 0। बात कर लेते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एच की, तो ई डॉट डेल्टा एच इक्वल टू कितना, 0। तो ई इक्वल टू कितना, ये बात आ रही है समझ में। तो इस तरीके का सिनारियो यहां पे क्रिएट हो जाए। तो ये थी हमारी 6th प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज की हमें बात करनी थी। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है एक्सपेरिमेंटल लाइफ में। फिजिक्स के जो हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें हम लोग इनको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूं और वहां पर मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ना हो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको फ्री रखना चाहता हूं उस पर्टिकुलर स्पेस पे। तो मुझे क्या करना है, जैसे मान लो कि मुझे कोई मार्कर है, इस मार्कर को मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री करना है। अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पता नहीं कहां का चार्ज बॉडी कहां का हो, मगर अगर मुझे फ्री करना है, मेरे एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट है कि भाई इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, एक्सटर्नल फील्ड 0, तो मुझे सिंपली क्या करना है, सिंपली इसे कंडक्टर के अंदर रख देना। कंडक्टर के अंदर रख दिया तो देखो कैविटी वाला सिस्टम बन गया। अब कैविटी बन गई तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कितना हो गया, 0 हो गया। अब मैं इजिली एक्सपेरिमेंट को कर सकता हूं क्योंकि एक्सपेरिमेंट की फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि उसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए था। तो इस फिनोमिना को हम लोगों ने नाम दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को समझने के लिए आप मेरे एक एग्जांपल समझे कि एक बार कुछ बच्चे गए, मान लो पिकनिक मनाने, कुछ भी बनाने। अब पिकनिक मनाने गए हैं भाई वो किसी जंगल में। अब जंगल में जो वो पहुंचे तो एकदम से बरसात होने लगी, तूफान आंधी सब कुछ, और बिजली चमकने लगी। अब जब आपका बिजली चमक रही है उस समय पर आप भी जानते हो जब अगर बिजली किसी आदमी के ऊपर गिर जाए तो एकदम से वो मर जाएगा। अब जब बिजली आपकी चमक रही है, बिजली गिरने से वो मर सकता है, तो अब ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन ही बचा कि भाई कहीं हम लोग एक ऐसी जगह पे चलते हैं जहां से हम लोग इस बिजली से बच पाए। अब जब बिजली से बचने चाहे तो उसमें देखो 2 तरीके के स्टूडेंट आ गए सामने। एक स्टूडेंट वो आ गया कि भाई हम लोग पेड़ के नीचे छुप जाते हैं, दूसरा स्टूडेंट बोलता है नहीं हम अपनी कार के अंदर रहते हैं, हम लोग वहां बचेंगे। तो एक बार सोच के देखो कि किसने सही डिसीजन लिया। आप बोलोगे सर पेड़ वाले ने। अब पेड़ वाला क्या है भाई, पेड़ है इंसुलेटर, सही बात है, मगर बाहर तो एयर है ना, जब बिजली गिरती है
तो वो आपके ऊपर गिरेगी, आपके ऊपर गिरेगी, पेड़ उसमें करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। इवन पेड़ आपका वेट भी होगा उस टाइम, क्योंकि बरसात हुई है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ जाएंगी। बट जिस बच्चे ने बोला कि हम कार के अंदर चलते हैं, तो अब कार के अंदर की फिनोमिना को समझो। जो कार के अंदर है, तो कार आपकी कुछ ऐसी होगी, ठीक है। अभी आपकी कार हो गई। अब कार के अंदर जो आदमी है बैठे होंगे, अब उसके लिए देखो कार की ये जो बॉडी है, ये बॉडी क्या है? कंडक्टर। अब ये बॉडी कंडक्टर है, तो कार के अंदर जो भी बैठा हुआ है वो कहां बैठा हुआ है? वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में बैठा हुआ है। जैसा मैंने अभी बात करी थी कि आप किसी कंडक्टर के अंदर किसी को बंद कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, तुरंत आपका पोटेंशियल भी क्या हो जाता है? कांस्टेंट। और किसी भी चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है, पोटेंशियल में डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब पोटेंशियल में डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है, बट पोटेंशियल हो गया आपका कांस्टेंट। अब पोटेंशियल आपका कांस्टेंट हो गया, तो आपके अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जब आपके अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आपको कोई भी शॉक नहीं लगेगा। और जो शॉक नहीं लगेगा, तो जो कार के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं वो सेफ है, और जो आपके पेड़ के नीचे जाके छुप गए वो बच्चे अनसेफ है, ठीक है। तो ये एग्जांपल कई बार हमारा बोर्ड हमसे पूछ लेता है, और किसी कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है। तो आप ऑलवेज क्या जवाब दोगे कि भाई कार के अंदर बैठना इज मच मोर सेफ देन द अंडर द ट्रेन। याद रहेगा? तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये तो मेरी वो सारी प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में मैं बात करने वाला था। अब जो मैं आपको बोल रहा था कि भाई मैं इसके जो एक मैंने बेसिक कंसेप्ट बोला था कि इससे रिलेटेड हम लोगों को बहुत सारी बात करनी है, तो हम उसकी भी बात करेंगे, मगर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जिसकी लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसको जरूर से आप देखें, क्योंकि वो बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, और उससे आपको क्लियर होगा पूरा। इवन आपका जो कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में भी उसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो आप उस वीडियो को जरूर से देखें पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, गुड लक।